राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ते प्यार के। निशा आज कुछ असमंजस में थी। आज निशा को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले। एक भाई की बेटी की शादी का कार्ड और दूसरा जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थीं और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। निशा दोनों कार्डों को देख देख कर परेशान हो रही थी क्योंकि दोनों ही रिश्ते उसके अपने हैं। एक अपने भाई तो दूसरा अपने पति के भाई। निशा दोनों कार्डों को उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई नया सुराग मिल जाएगा या कोई दूसरी तारीख मिल जाएगी या फिर कोई दूसरा उपाय मिल जाएगा दोनों शादियां अटेंड करने का। लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्योंकि दोनों ही शादियां बहुत खास थीं। वह क्या करेगी अब? भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जी और जेठानी जी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे तो नहीं, पर उनके प्यार भरे उलाहने का सामना वो कैसे करेगी? किम कर्तव्य विमूढ़ सी वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अशोक से पूछेगी तो वे तपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दोराहे पर खड़ी हो जाएगी या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए तो दोनों रिश्ते बहुत खास थे। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। सोचते सोचते अचानक निशा सालों पीछे पहुंच गई। उसका दिल वहां पहुंच गया जब उमंगें थीं, रंगीन इंद्रधनुषी सपने थे, माता पिता थे, उसकी कुलांचे भरने वाली उम्र थी। वे दो भाई बहन थे, माता पिता की इकलौती लाडली बेटी। भाई के बाद लगभग 8 सालों के बाद हुई, इसीलिए भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला। वह 21 साल की ही थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे। भाई की शादी के लिए काफ़ी लड़कियां देखने के बाद मोहिनी पसंद आ गई। भाई के सेहरा बांधे देखकर हर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गईं। भाभी 23 साल की थीं। उम्र का फासला कम था। उसे लगा कि उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई। अभी तक तो घर की सभी बड़े थे। 2 साल उसे भाभी के साथ रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थीं तो वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। अब माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थीं, पर भाभी न जाने क्यों उससे हमेशा चिड़ी सी ही रहती थीं। शायद उन्हें लगता था कि यह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है और बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वे अधिक कुछ बोल नहीं पाती थीं, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस से वह सब जता देती थीं। भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके घर में कोई लड़ाई का माहौल बने। लेकिन जब वह रसोई में काम करवाने गई तो माँ ने टोक दिया, अरे तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। वह जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, माँ आप भी ना निशा को कुछ भी काम नहीं करने देती हो। अगर यह काम करना नहीं सीखेगी तो शादी के बाद ससुराल जाकर कैसे काम कर पाएगी? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने या माँ की, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे अब भाभी के कामों में हाथ बटाने लगी थी। वह एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती रही। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थीं। भाई भी उससे अब पहले की तरह बेतकल्लुफ नहीं रहते थे। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर जाते और वहाँ से आते तो भाभी के लिए कई चीज़ें खरीद कर लाते। तब वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा नहीं होता था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ न लाना जता देता कि अब उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। क्योंकि भाई की शादी से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह बाहर कहीं जाएं और अपनी बहन के लिए कुछ भी ना लाएं। उसने यह मासूम सी शिकायत अपनी माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया, ऐसा तो होता ही है पगली,
तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसे ही लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती है और लोग कुछ नहीं होते। होते हैं पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। उसके 23 साल के होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। अशोक बैंक में मैनेजर थे। उनके घर में 2 भाई व 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वह कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देंगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी जी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थीं। सास, ननद, यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थीं। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो। साड़ी खरीदनी है, साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले लेते हैं। वह अनायास ही ईर्ष्या से भर उठी। मायके जाती तो वहाँ सब कुछ भाभी का, तो यहाँ सब कुछ जेठानी का। धीरे धीरे न चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। उनकी पसंद बहुत अच्छी है। खाने में क्या बनाऊं, भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ नहीं करती। उसे सब प्यार करते, पर मैं तो बड़ी को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी बहुत ही समझदार और अच्छी थी। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चों को घर पर छोड़ जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी। अब चाची भी आ गई तो क्या, वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ लग लेते। वह अशोक पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी जी की? वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग लेते हैं। तो क्या हुआ निशा, उन्हें इस बात की समझ थोड़े ही है, बच्चे ही तो हैं। ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहे ना, तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे चुनमुन होंगे ना तो उन्हें भाभी संभालेंगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे। अरे हाँ, वो तो ज़रूर संभालेंगी, अपने तो संभलते नहीं, हमारे संभालेंगी। जेठानी यह बात अच्छी तरह समझने लगी थी कि निशा का उसके बच्चों को अपने साथ ले जाना पसंद नहीं है। इसीलिए जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती। न मानने पर 1-2 थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर अशोक का मूड खराब हो जाता, और अशोक का खराब मूड देखकर उसका मूड खराब हो जाता, और जाने का सारा मजा किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता। उसे लगता कि जेठानी जी जानबूझकर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जिससे कि हम बाहर घूमने ही न जाएं। लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहें। वह हर हाल में अपनी भाभी को खुश रखने का प्रयास करती थी, लेकिन भाभी कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। जब भी वह अपने मायके रहने के लिए जाती तो भैया भाभी अपने बच्चों को उसके ऊपर छोड़कर कहीं घूमने चले जाते, तो थोड़े दिनों के लिए ही मायके आने के बावजूद भी वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास तवज्जो नहीं देती। निशा उस घर को अभी भी अपना घर समझती, फिर वही पहले वाला हक ढूंढती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती, इसीलिए उनमें आत्मीयता कभी भी नहीं आ पाई। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छिड़कानी करना पसंद नहीं। वह 2-4 दिन के लिए आई है तो माँ के साथ बैठे और जाए। इधर जेठ जेठानी उसका बहुत ध्यान रखते थे। उसकी सास भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों निशा उन सबको मन से नहीं अपना पा रही थी। फिर समय बीता और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया। माँ जैसी देखभाल की उसकी और उसके बच्चे की। वह अपनी जेठानी की इस रूप को देखकर शर्मसार होती रहती थी। उसे लगता था कि वह उनके साथ गलत व्यवहार करती है,
लेकिन जब भी उसके मन में अपनी जेठानी के लिए कोई अच्छी बात आती, तभी उसका पति आकर अपनी भाभी की तारीफ करता। देखा निशा, भाभी कितना ख्याल रखनी है तुम्हारा। मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वह पिघलने को होती तो अशोक की बातों से जल भुन जाती। बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के बच्चे को लेकर वह मायके जाने के लिए तैयार हो गई और उसने अशोक से कहा कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसीलिए आराम से रहूँगी। तुम्हें तो वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे तो सारे काम भाभी कर ही देती हैं। जेठानी ने जब जाने की बात सुनी तो मना किया और निशा से बड़े ही प्यार से बोली, तुम अभी कमज़ोर हो निशा, खुद की और बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी। यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना, जब मुन्ना थोड़ा बड़ा हो जाए तब चली जाना। लेकिन निशा मुंह बनाते हुए बोली कि मेरी माँ और भाभी मेरी देखभाल करेंगी। लेकिन उसके मन का एक कोना यह कह रहा था कि उसकी भाभी को शायद उसका मायके जाना पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वह अपने मायके चली गई। मायके पहुंची तो खुश थी वह, इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मूड देखकर उसके उत्साह पर पानी फिर गया। वह समझ गई कि भाभी को उसका आना जरा भी पसंद नहीं आया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीति रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ जाएगी। उसके पिता की भी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी और अब माँ पूरी तरह से भाई भाभी पर आश्रित हो चुकी थी। इसीलिए उनके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। अपनी माँ और भाभी का चेहरा देखकर निशा को अपना ससुराल याद आने लगा। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती, बच्चे की पूरी देखभाल करती। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वहीं मायके में माँ की भी काम करने की एक सीमा थी। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था, नहीं तो बहू की नाराज़गी मोल लेनी पड़ती। भाभी को तो उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता। उसके परहेज का वहाँ जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता था, ना ही उसे पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिल रहे थे, जिसकी वजह से उसके शरीर में कमजोरी आने लगी। और एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। तब माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोला तो भाई माँ पर चीख पड़ा, क्या बात है माँ, रात में क्यों परेशान कर रही हो? तब माँ ने डरते हुए कहा, बेटा निशा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो। अरे परहेज वगैरह तो कुछ करती नहीं है, हाजमा बिगड़ गया होगा, कोई दवा दे देती, बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द नहीं रुक रहा, तो दर्द की कोई गोली दे दो। इतनी रात में मैं और क्या कर सकता हूँ? और तुम भी माँ, क्यों फिजूल की जिम्मेदारी ले ली? बिना बात बुला लिया उसे यहाँ पर। अब हम उसे देखें या अपने आप को देखें? वैसे भी कितना खर्चा बढ़ गया है उसके आने से, बहुत हो गया। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो, उनकी जिम्मेदारी है, वहीं संभालें। हम क्यों फालतू में परेशान हों? और अब जाकर सो जाओ, सुबह देखेंगे कि क्या करना है। ऐसा कहकर भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ खिसियाई सी लौट आई। ना निशा ने कुछ पूछा, ना माँ ने कुछ कहा, क्योंकि उसने सब सुन लिया था और पूछने को बाकी ही क्या रह गया था। खैर, निशा सारी रात दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रहीं, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी नहीं की। सुबह पेट दर्द तो कुछ कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह पूछने की जहमत तक नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात को पूरा घर हिल जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते, और यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे थे। यहाँ किसी को उसकी परेशानी से जरा भी लेना देना नहीं था, बल्कि वे तो चाह रहे थे कि वह ऐसी हालत में भी अपने घर चली जाए। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस मृत तृष्णा में बंधी हुई वह बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं?
जेठ जेठानी जो उस पर जान छिड़कते हैं, उसकी हर गलती को माफ़ करते हैं, लेकिन वह है कि उन्हें अपना नहीं समझ पाती। उल्टा चाहती है कि उसका पति भी उन्हें अधिक तवज्जो न दे। वह बिस्तर पर गमगीन सी बैठी थी, तभी माँ चाय लेकर आ गई। निशा रात की बात से दुखी होगी यह तो वे जानती थीं, पर उनके हाथ में था भी क्या। क्या हुआ निशा, अब कैसी तबीयत है तेरी? माँ स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए बोली। अब ठीक है माँ, आपको भी तो रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू? अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। निशा चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थीं, पर दोनों के दिल रात की बातों से परेशान थे। फिर कुछ सोचते हुए निशा ने ही बात शुरू की। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसी ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सर पर उठा लेते। अचानक निशा बोली तो माँ समझ गई कि निशा क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास खिसक आईं और बड़े ही प्यार से उससे बोली, निशा, तू जिन रिश्तों की जड़ों को सीखना चाह रही है वे खोखली हैं, सूखी हुई हैं बेटा। खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश तू अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका अंश मात्र भी अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वे रिश्ते लहलहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उन्हें थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है? माँ उसके और अपने मन के विचारों को शब्द देती हुई बोली, ये सिर्फ तेरा वहम है कि कभी न कभी तेरी भाभी तेरे प्यार को समझेंगी और तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगी। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ निशा। देख, तेरे जेठ जेठानी तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरी हर गलती को कितनी आसानी से माफ़ कर देते हैं। इसीलिए बेटा, तू अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही हैं तेरे भैया भाभी जो तेरे दुख सुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं, तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी यह बात कई बार समझाना चाहती थी, उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर निशा समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर्मन को छू रही थीं। माँ चली गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी हो गई और बीते वक्त को याद करने लगी। जब उसका गॉल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी कैसे सास और जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फ़ोन कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। जेठ जेठानी जी ने तन मन धन सब लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उनके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थीं। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम और मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हीं को वह ठुकरा रही थी, और जो उसे ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच, वे भी तो भैया भाभी हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके न सही उसके पति के ही सही हैं तो उसके भी, वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गईं। क्या कर रही है निशा? उसे सामान पैक करते देखकर माँ बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई और मुस्कुराकर चुपचाप अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों को कहे ही एक दूसरे के दिल की बात को समझ गई थीं। जब भैया भाभी को पता चला कि निशा वापस जा रही है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे की खुशी साफ साफ बता रही थी कि वह उसके जाने से कितने खुश हैं। उन्होंने एक बार भी झूठे मुंह को भी उसे रोका नहीं। दूसरे ही दिन निशा ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास, पति, जेठ जेठानी सभी बहुत खुश हुए। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई, क्योंकि सबको ही शायद उसके भैया भाभी की आदत के बारे में पता था। इसीलिए वह कुछ भी पूछकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। घर जाकर सबसे पहले निशा ने अपनी जेठानी और सास से माफ़ी मांगी। उनसे कहा कि मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार किया, मेरी गलती को हमेशा माफ़ किया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे असली भैया भाभी तो आप ही लोग हैं।
उसकी बात सुनकर सास ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो इससे अच्छी तो कोई और बात है ही नहीं। इधर जेठानी ने भी खुशी खुशी उसे अपने गले लगा लिया और कहा कि ऐसी फालतू की बातें सोचना छोड़ दे। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हारी बातों का तो मैंने कभी भी बुरा नहीं माना। और ऐसा कहकर उन्होंने झट से मुन्ने को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। इसी बीच उसने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। जेठानी उसके दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। निशा को तो कभी यह भी नहीं पता चला कि उसके बच्चों ने कब खाना खाया, कब दूध पिया। सारा ध्यान जेठानी ही रखती थी। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर अशोक का तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। समय ऐसे ही धीरे धीरे सरकता रहा। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद मेरठ जाना तो बिल्कुल ही बंद हो गया। भाभी तो कभी झूठे को भी राखी दौज पर भी फ़ोन नहीं करती थी। वही बेशरम बनकर कभी कभी चली जाती थी और कभी राखी भेज देती थी। तब भी भाभी का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं होता था। लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार और छुट्टियों में आना जाना बना रहा। फ़ोन पर भी आए दिन बात होती रहती थी। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। शायद अशोक ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है निशा, बहुत परेशान सी लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अशोक उसे इस कदर उदास देखकर बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम्हें तो पता ही है कि सोनिया की शादी है। भैया भाभी का फ़ोन भी आया था, तो बस इस बारे में सोच रही थी कि दिल्ली से सोनिया की शादी का कार्ड आया है और जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है। तभी अशोक ने कहा, लेकिन मेरठ से भी तो कार्ड आया है, तुम्हारे भैया भाभी की बेटी की शादी है, तुम वहाँ नहीं जाओगी क्या? तब निशा ने कहा, नहीं, हम मेरठ नहीं दिल्ली ही जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि खून के रिश्तों से बढ़कर प्यार के रिश्ते होते हैं और वह प्यार मुझे अपने जेठ जेठानी से मिला है। ऐसा कहते हुए जैसे ही उसने अशोक की तरफ देखा तो अशोक खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, तो निशा झट से मुस्कुराते हुए अशोक के गले लग गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।